हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रेपोजिशंस को उनकी हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग जब तक आप अपनी स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश में यूज़ करते रहेंगे तब तक भाई आप गलतियां करते ही रहोगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि जब भी बच्चे लोग इन का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए वो हमेशा यही सोचते हैं कि जिन भी हिंदी सेंटेंसेज में कहीं पर मे नामक शब्द आ जाता है, ये वाला शब्द आ जाता है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय वो इन का प्रयोग ज़रूर करते हैं और ये बहुत बड़ी गलती होती है। इसलिए मैं आज इनका वो सारा कॉन्सेप्ट बतलाने जा रहा हूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो ये 3 है भाई। देखिए जरा कौन कौन से। एक ऐसा जो एरिया के लिए होता है, इनक्लोज्ड एरिया, कोई एक ऐसा स्थान जहां पर इनक्लोज्ड एरिया में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के स्थिर अवस्था में एग्जिस्ट होने की जो पोजीशन होती है वहां पर इनका प्रयोग करते हैं, ये बेसिक है। विद इन लोकेशन के लिए भी आप इनका प्रयोग करते हैं, बच्चे लोग ये भी जानते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको तो सभी लोग जानते होंगे। और लार्ज यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। अधिकांश वे सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनको तो ये 3 बेसिक्स मालूम ही होते हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से उनकी जो बेसिक्स हैं इंग्लिश की यहाँ से उनकी शुरुआत होती है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आगे के ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, ये 9 कॉन्सेप्ट्स मैंने अलग से लिखे हुए हैं। हालांकि अभी सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर पूरे नहीं हैं। आगे चलकर देखिए मैं आपको क्या बतलाने जा रहा हूँ। ये इनका प्रयोग ये इंडिकेट करता है क्या, ये द एक्सपायरी ऑफ ए गिवन टाइम, ये समझना होगा। इसको डिटेल में आपको मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि गिवन टाइम यानी दिया हुआ जो समय होता है उसकी एक्सपायरी से क्या मीनिंग है। जब तक उसके मतलब को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझोगे तब तक आप इनका प्रयोग यहाँ पर 100% आप गलत ही कर देंगे। इसके बाद देखिए ये इंडिकेट करता है द सेंस ऑफ ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब दौरान, कोई चीज़ हो रही है, इस समय मेरा पढ़ाना हो रहा है, इसी दौरान अगर कोई घटना घटित होती है तो इस सेंस में इनका प्रयोग हम कब करते हैं। अगली चीज़ देखिए, टू इंडिकेट द सेंस ऑफ वियरिंग यानी पहनना, यानी कपड़े पहनना। ये एक सेंस जहाँ कहीं भी प्रकट होता है तो बिना इस वेयर नाम की वर्ब का प्रयोग किए हुए हम केवल इन से ही हम वेयरिंग के सेंस को भी प्रकट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर देखिए एक रेफरेंस होगी, कंडीशन, स्टेट, सिचुएशंस होंगी, और भी मीडियम्स हैं, बाय द मीन्स ऑफ है, मटेरियल है, मेंबरशिप है, ऑक्यूपेशन, एक्टिविटी, इतने ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं आज इसी एक वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं प्रीपोजिशन इन के 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और वो दोनों ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सबको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेना है। देखिए पहला कॉन्सेप्ट है कि प्रीपोजिशन इन का प्रयोग आप उस इनक्लोज्ड स्पेस के लिए करते हैं जहां पर कोई स्थान चारों ओर से घिरा होता है, चाहे वो किसी बाउंड्री के रूप में हो या दीवारों के रूप में हो या किसी भी रूप में कोई एक घिरा हुआ अगर स्थान होता है उसी को हम कहते हैं इनक्लोज्ड एरिया। अब अगर किसी इनक्लोज्ड एरिया के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट से हमारा मतलब है किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या कोई भी बिल्डिंग हो, कोई इमारत हो या कुछ भी हो, अगर उसकी रेस्टिंग पोजीशन को अगर शो करना है तो वहां पर आपको इन का प्रयोग करना चाहिए। चलिए मैं जल्दी से आपको आइडिया दे देता हूं कि ये इनक्लोज्ड स्पेस क्या होता है। तो देखिए जरा, इनक्लोज्ड स्पेस के अंदर मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से पढ़िए तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये इनक्लोज्ड एरिया होता क्या है। देखिए जरा, इन द गार्डन अगर ये लिखा हुआ है तो गार्डन क्या है, एक इनक्लोज्ड एरिया है। क्यों है भाई इनक्लोज्ड एरिया? भाई कोई भी गार्डन होता है तो उसकी अपनी लिमिट्स होती हैं, उनकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं। तो ये एक 2 डायमेंशनल इनक्लोज्ड एरिया के अंदर आएगा। अच्छा, इन दिल्ली, अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली भी एक क्या है, एक शहर है, और शहर भी वो भी कैसा है, एक इनक्लोज्ड एरिया ही है। क्योंकि दिल्ली की भी या कोई भी शहर हो इस संसार में, प्रत्येक शहर का, प्रत्येक गांव का अपना एक क्या होता है, एक एरिया होता है, एक बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है ना, वो इनक्लोज्ड एरिया के अंदर ही आता है।
जैसे इंडिया, अब ये क्या है, अब ये वर्ल्ड, अगर आप संसार को ले लीजिए तो संसार भी वास्तव में एक इनक्लोज्ड एरिया ही है, क्योंकि संसार की भी अपनी लिमिट्स हैं, इंडिया की भी अपनी बाउंड्रीज हैं। अगर बाउंड्रीज के अंदर हम किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान को कि अगर रेस्टिंग पोजीशन को शो करेंगे तो हमें इन का प्रयोग करना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर देख लीजिए, इन ए बॉक्स, अब ये जो बॉक्स होता है ना, वो एक उसके अंदर का जो स्पेस होता है उसे आप वॉल्यूम कहेंगे, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल होता है एक बॉक्स। अब बॉक्स के इनसाइड अगर कोई वस्तु रेस्टिंग पोजीशन में है तो वहाँ पर आपको इन का प्रयोग करना चाहिए। इन माई पॉकेट, अब पॉकेट का अंदर वाला जो स्पेस है वो भी क्या है, एक इनक्लोज्ड यानी घेरा हुआ स्थान है जो बंद है। ऐसे किसी भी स्थान में किसी एक वस्तु की उपस्थिति अगर होती है, अगर किसी वस्तु का, व्यक्ति का को अगर वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, रेस्टिंग पोजीशन में है, तो आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। ये एग्जाम्पल्स हैं, आप नोट करते चलिए। और देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने लिखे हुए हैं। देखिए, प्लेस थॉट ऑफ एज एन एरिया और वॉल्यूम, ध्यान दीजिए, अगर कोई भी एक ऐसा है जिसे हम एरिया मानते हैं या वॉल्यूम, वॉल्यूम में मतलब कोई वही 3 डायमेंशनल कोई एक चीज़ होती है और उसके अंदर का जो स्पेस होता है उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। अब उस वॉल्यूम के अंदर अगर कुछ भी पाया जाए रेस्टिंग पोजीशन में तो उसे हम इन से रिलेट करते हैं। देखिए, एवरेस्ट इज द बिगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, ये भी एक इनक्लोज्ड स्पेस के अंदर ही आएगा, क्योंकि वर्ल्ड की अपनी लिमिट्स हैं, उसकी अपनी बाउंड्रीज हैं, और उन बाउंड्रीज के अंदर अगर हम किसी एक ऐसे प्लेस, एक ऐसे पॉइंट को अगर हम बतला रहे हैं जो रेस्टिंग पोजीशन में है, तो ध्यान दीजिए जरा, ये बिगेस्ट माउंटेन है जो एवरेस्ट, वो एक लोकेशन में है, और इस लोकेशन अगर ये इसकी बात अगर करते हैं द वर्ल्ड, तो इस संसार रूपी जो मैप है उस मैप के अंदर एक कोई स्थान है, और यहाँ पर उसको रिलेट करने के लिए आपको यहाँ पर इनका प्रयोग करना पड़ेगा। अगला सेंटेंस देखिए, शी लिव्स एट रामपुर। ये वाली बात काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करती है। लिखा होता है छोटे शहरों और गाँव के लिए आप एट का प्रयोग करें, और बड़े शहरों के लिए या प्रांतों के लिए, प्रोविंसेस के लिए और देशों के लिए, उनके लिए आप इनका प्रयोग करें। भाई इसको भी अच्छे से समझने की ज़रूरत है। देखिए, जब हम कभी किसी बड़े शहर या प्रांत का नाम लिखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, अब उत्तर प्रदेश की तुलना में ये जो रामपुर है, ये रामपुर एक्चुअली क्या है, लोकेशन है। एक छोटा सा कोई गांव होगा, कस्बा होगा, ये एक लोकेशन है। तो लोकेशन को आपको बतलाने के लिए एट का प्रयोग करना होता है, और उस बिगर जो बिगर एरिया है, उस बिगर एरिया के लिए आपको इन का प्रयोग करना होगा। ओके, अन्यथा हम ऐसे भी, वह मैं एक गांव में रहता हूं, सो आई लिव इन ए विलेज, हम इन ही मानेंगे। क्यों, यहाँ पर विलेज एक छोटा सा गांव भी है, गांव की भी अपनी एक बाउंड्री होती है, और उस बाउंड्री के अंदर अगर मैं अपने आप को लोकेट करता हूं तो क्या हूं मैं, इन हूं वहाँ पर भी। तो इस कंफ्यूजन को ज़रा दूर कर लीजिएगा अपने। अगला सेंटेंस है, चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। अब ये जो स्ट्रीट है, गली, गली भी क्या होती है, अगर गली के अंदर जाते हैं तो अगल बगल घर मकान बने होते हैं, तो वो गली भी एक वॉल्यूम मानी जाती है, 3 डायमेंशनल स्पेस उसको माना जाएगा। और अगर उसके अंदर कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो उनको भी इन माना जाएगा, ऑन नहीं माना जाएगा। तो इन का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, व्हाट हैव यू गॉट इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या है। अगर ये बात कही जाए तो अब हाथ में, तो हाथ में का मतलब क्या हो गया, हाथ के अंदर। अब ये तो हैंड हो गया, अब इसके अंदर की हम बात नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं कोई चीज़ अपने हाथ में लिए हूँ तो ये हाथ है, देखिए ये मेरा हाथ है और मेरे हाथ में एक पेन है, तो ये हाथ है। इस हाथ का ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर अगर कोई चीज़ इनक्लोज्ड हो जाती है, ऐसे अगर कोई इनक्लोज्ड चीज़ हो जाती है तो उसके लिए भी आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, तो ये तो एक पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हर बच्चे के दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं जो बतलाने जा रहा हूँ वो ये है कि इनका प्रयोग आप टाइम के रिलेशन में जब करते हो तो वो टाइम कैसे होने चाहिए, लार्ज यूनिट्स ऑफ टाइम होनी चाहिए। यानी समय की जो बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं उनसे पहले आपको
इन का प्रयोग करना चाहिए। अब इसका भी मैं एक छोटा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जो लार्ज यूनिट ऑफ टाइम है। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बतलाया था कि जो प्रिसाइज टाइम होता है, फिक्स्ड टाइम होता है, उससे पहले आप एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर कोई दिन होता है 24 आवर्स की, जो अगर जो यूनिट होती है उसके लिए आप ऑन का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद जो भी आगे बढ़ता है वो लार्ज यूनिट्स हो जाती हैं। देखिए ज़रा, जैसे हम कहते हैं महीना, महीने का नाम लिख दें हम, या सिंपली हम महीना भी कह देते हैं, तो एक लार्ज यूनिट होती है, वो 30 दिनों की एक ड्यूरेशन होती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लार्ज यूनिट्स ऑफ टाइम में पीरियड्स ऑफ टाइम आ जाएंगे, ठीक है ना, पीरियड्स ऑफ टाइम। अब ये क्या है, मई का महीना होता है, 30 दिनों की अवधि होती है, सो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो आपके महीनों के नाम से पहले आ जाएगा समर। समर भी क्या है, एक ऋतु है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक समर रहती है, ठीक है ना, तो ये भी एक लॉन्ग ड्यूरेशन है। उनसे पहले आप इनका प्रयोग करेंगे। इन द समर का भी आप प्रयोग करते हैं, इन समर का प्रयोग करते हैं। भाई यहाँ पर तो आर्टिकल का खेल है। ये क्या खेल है, जरा मेरे आर्टिकल वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो आप वहाँ पर मैंने उसको डिस्कस किया हुआ है। अच्छा देखिए जरा, इन 1990, अब अगर हम 1990 की बात करते हैं तो पूरे 1990 वो पूरे 12 महीने की एक अवधि होती है, एक लार्ज यूनिट ऑफ टाइम है ये। इनसे पहले आप इनका प्रयोग करते हैं। और देख लीजिए, जैसे इन द पास्ट, अब पास्ट शुरू से लेकर के और अब तक का ये एक लंबा समय है पास्ट, उसके लिए भी इन का प्रयोग करेंगे। इन द फ्यूचर, अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फ्यूचर पड़ा हुआ है, उसके लिए इनका। लेकिन अगर प्रेजेंट, तो प्रेजेंट क्या होता है, ये एक प्रिसाइज टाइम होता है, एक फिक्स टाइम। इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्रेजेंट के लिए आप एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। पास्ट एक लार्ज यूनिट ऑफ टाइम को शो करता है, फ्यूचर एक लार्ज यूनिट ऑफ टाइम को शो करता है, उसके लिए आप इनका प्रयोग करेंगे। बट प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, वो एट द मोमेंट, इस क्षण जो मैं खड़ा हूं, तो ये एक फिक्स्ड टाइम होता है, तो एट द प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। इन द आइस एज, अगर हम किसी युग की बात करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, वहाँ पर भी आपको इन का प्रयोग करना चाहिए। तो ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो सभी बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हुए हैं, जैसे मैनी ग्रेट रिफॉर्मर्स वर बॉर्न, बहुत सारे समाज सुधारक पैदा हुए थे, कब, 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी क्या होगी भाई, ये 100 सालों की एक अवधि है, यानी एक ड्यूरेशन है, लार्ज यूनिट ऑफ टाइम है। उसके पहले आप इनका प्रयोग करेंगे, जैसे ही केम हियर, वो यहाँ पर आया इन अप्रैल 2005, तो 2005 के अप्रैल महीना, तो ये महीना भी क्या होता है, एक्चुअली 2005 तो महीने से बड़ा है, ये तो 12 महीने की अवधि है, लेकिन ये अप्रैल, ये 30 दिनों की अवधि है, फिर भी ये एक लार्ज यूनिट ऑफ टाइम का नाम है। इससे पहले आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि इन 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। लेकिन अब यहाँ से आगे जब मैं बढ़ूँगा, अब यहाँ से आपके लिए नई चीज़ें शुरू होंगी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे बच्चे हैं, अब वो एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से सेट करते हुए चलें। अब यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ जाएं, और यहाँ पर पॉइंट वाइज जो मैंने बातें लिखी हुई हैं उनको नोटिफाई करते चलें, और साथ ही साथ उस पर जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से समझें, अपने माइंड में सेव कर लें। चलिए ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इनका प्रयोग हम क्या शो करने के लिए करते हैं। तो देखिए जरा, टू इंडिकेट द सेंस ऑफ आफ्टर। अब सभी लोगों को मालूम होगा कि आफ्टर का मतलब क्या होता है। आफ्टर का मतलब ये होता है कि कोई एक काम फिनिश हो जाए, पूरी तरह से फिनिश हो जाए, उसके बाद वाला जो टाइम होता है वो आफ्टर होता है। लेकिन यहाँ पर इन क्या सजेस्ट करता है, जब हम आफ्टर की मीनिंग के लिए इन का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिए क्या है, अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम, यानी जब कोई एक टाइम ड्यूरेशन दिया हो, चाहे वो 1 मिनट का हो, 10 मिनट का हो या 1 सेंचुरी का हो, कोई भी टाइम अगर दिया हुआ है सेंटेंस में और उससे पहले अगर इन लगा है तो उसका क्या मतलब है, अच्छे से समझिए एग्जाम्पल्स की मदद से। देखिए, आई शैल कम बैक इन एन आवर। अब यहाँ पर 1 घंटा की बात हो रही है। 1 घंटा क्या है, 60 मिनट्स की ड्यूरेशन है। ध्यान दीजिए, ये क्या है, 60 मिनट की ड्यूरेशन है। और इस ड्यूरेशन में यहाँ पर इनका क्या मतलब है, हम यहाँ पर इनको आफ्टर से कैसे रिलेट करें। तो ध्यान दीजिए कि मैं वापस आ जाऊँगा
कितनी देर में? 1 घंटे में। तो 1 घंटे में ये 60 मिनट्स है। अब इस 60 मिनट को आपको ऐसे समझना है, अब मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम, अब यहाँ से चलता चला जाता है, ये चलता चला जाता है, ये 59 मिनट्स और ये 60 मिनट्स। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब वापस आने की बात हो रही है तो वो कब आएगा? यहाँ पर नहीं, 1 2 3 4 5 6 से लेकर और 59 मिनट्स तक वो नहीं आएगा। इनफैक्ट वो कब आएगा? वो एट द कंप्लीशन ऑफ 60 मिनट्स। ध्यान दीजिए, जब 60 मिनट की ड्यूरेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तब वो आएगा। ये इसका मीनिंग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 60 मिनट के बाद 61वें या 62वें मिनट पर आएगा, नहीं। 60 मिनट की मैक्सिमम जो लेंथ है वो कितनी है? 60 मिनट्स ही तो है। ध्यान दीजिए, 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड, ये है उसकी टाइम लिमिट। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ लिमिट को शो करता है जब आप इन का प्रयोग करते हो। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं 1 घंटे में आऊँगा, अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 घंटा पूरे होने से पहले आ जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं। वो ठीक जब 1 घंटा पूरा होगा, यानी 60 मिनट पूरे होते होते वो आ जाएगा। यानी आप इसको भी कह सकते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 मिनट्स, जैसे ही 60 मिनट्स पूरे होंगे वैसे ही वो वापस आ जाएगा, ये मतलब होता है। तो इन द सेंस ऑफ आफ्टर का आप ऐसा कुछ मतलब रखेंगे। ये है वो डिस्कशन जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। मीन्स इन का प्रयोग आप कब करते हैं? मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम का जो होता है, जो भी टाइम दिया गया है, जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, उस टाइम ड्यूरेशन के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर जा करके वो एक्शन होगा, ऐसा इसका सेंस होता है। एक और एग्जांपल है, इट विल बी रेडी इन अ डे और सो। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इन अ डे और सो ऐसा कुछ लिखा है तो ये तैयार हो जाएगा 1 दिन में या कुछ ऐसे ही समय में। तो कुछ ऐसे ही का मतलब वही 1 दिन या 24 आवर्स, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, 1 दिन का क्या मतलब है? 24 आवर्स की ड्यूरेशन। और अगर किसी काम को तैयार करने की बात हो रही है तो ए मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम का मतलब हो गया एट द कंप्लीशन ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, ये है इसका मतलब। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये वाला सेंस और इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब यहीं पर अगर हम विद इन लगा देते हैं, आई शैल कम बैक विद इन एन आवर, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटा यहाँ से शुरू होता है पहले मिनट से और ये जाता है 60 मिनट्स तक। तो अब विद इन का मतलब ये हो गया कि 1 घंटे यानी जो 60 मिनट्स है उसके पहले किसी भी मिनट पर वो आ सकता है। 5वें मिनट पर, 6वें मिनट पर, 7वें मिनट पर, 8वें मिनट पर, 9वें मिनट तक, यानी कुल मिलाकर के 59 मिनट्स तक वो हो सकता है। नॉट एट द कंप्लीशन ऑफ 60 मिनट्स, इसका ये मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब अगर विद इन लगा दिया तो 1 मिनट से लेकर और 60 मिनट तक की जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के अंदर वो आ जाएगा। क्लियर? अगर इन अकेले लगाया है तो वो क्या करता है? वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम को शो करता है। राइट? अच्छा, अगली बात देखते हैं। टू इंडिकेट द सेंस ऑफ ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का क्या मतलब होता है? ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, यानी इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी दौरान अगर कोई बात होती है तो ध्यान से समझें, उस सेंस को प्रकट करने के लिए आप फॉर का प्रयोग करते हैं जब एक अनिश्चित समय होता है। ठीक है ना? अगर एक निश्चित समय होता है तो सेंस का प्रयोग, या फिर अगर अनिश्चित समय होता है तो फॉर का प्रयोग। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसको पढ़ा होगा, तो वही मीनिंग यहाँ पर कन्वे करने के लिए। ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। जरा और एक खास बात पढ़ लीजिए, यहाँ पर कुछ मैंने लिखा हुआ है, यूज्ड आफ्टर अ नेगेटिव। कोई एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, नकारात्मक सेंटेंस होता है, या फिर उस सेंटेंस में ये जो फर्स्ट या लास्ट जैसे शब्द अगर लगे हों तो वहाँ पर वो सेंटेंस में जब हम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? इन का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जरा, यहाँ पर सेंटेंस आप पढ़ेंगे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वी हैव नॉट सीन हिम, हमने उसे नहीं देखा है। कब से? 4 ईयर्स, यानी 4 सालों से नहीं देखा है। तो अगर आप यहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप फॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या चाहिए? वी हैव नॉट सीन हिम इन 4 ईयर्स। तो इन का क्या मतलब हो गया?
इन दिस ड्यूरेशन, द ड्यूरेशन ऑफ दीज 4 years, यानी 4 सालों की ये जो अवधि है, इस बीच में कभी भी, ध्यान दें आप, इस बीच में हमने उसे कभी नहीं देखा है। तो ये जो 4 years है, एक्चुअली ये क्या है, ये ड्यूरेशन को शो कर रहा है। और ऐसे सेंटेंसेस जब विशेष रूप से नेगेटिव होते हैं तो आपको इन का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, अगला सेंटेंस देखिए, इट इज़ द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर हमने फर्स्ट या लास्ट जैसे शब्द का अगर यूज़ किया है तो पहला समय है आई हैव हर्ड फ्रॉम हिम, जब मेरी उससे कोई बातचीत हुई है। हर्ड फ्रॉम हिम का मतलब क्या होता है, मैंने सुना है, उसकी तरफ से कुछ सुना है, अर्थात हमारी उससे कोई बातचीत हुई है। ये पहला समय है, कब से, इन 2 months। ये 2 months की ड्यूरेशन है, ये 2 महीने की जो ड्यूरेशन है, अवधि है, इस अवधि के अंदर जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन यानी इस अवधि के अंदर ये पहला समय है जब मैं उसकी तरफ से मैंने कुछ सुना है या मेरी उससे कोई बात हुई है। ओके, तो ड्यूरेशन के सेंस में आपको इन का प्रयोग करना है। और कब, ये आपको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जब कोई सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर किसी सेंटेंस में फर्स्ट लास्ट जैसे शब्द रखे हो तो आपको वहाँ पर इन का प्रयोग करना चाहिए। ओके, अच्छा, अगला सेंटेंस देखिए, टू इंडिकेट ऑक्यूपेशन या एक्टिविटी। अब अच्छे से देखते हैं कि इन का प्रयोग और क्या चीज़ इंडिकेट करता है। ध्यान दीजिए, सेंटेंस पढ़िए, आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ही इज़ इन द होलसेल बिजनेस। ये क्या है, एक्चुअली ये उसका बिजनेस है, कोई ऑक्यूपेशन है, मीन्स कोई व्यवसाय है, कोई पेशा है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी पेशे से जुड़ा हुआ है तो उसके पेशे को एक्चुअली रिलेट करने के लिए आप इन का प्रयोग करते हैं, ऑक्यूपेशन को रिलेट करने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। हालांकि आप हिंदी वाले सेंटेंसेस भी बोलते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ प्रीपोजिशन आता है, जैसे वह होलसेल बिजनेस में है, तो यहाँ पर भी में आ रहा है, बट यहाँ पर आपको में पर रिलाई बिल्कुल भी नहीं करना है। बस एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का रिलेशन, किसी व्यवसाय से अगर उसका रिलेशन शो किया जाना है तो उसके लिए आप इन का प्रयोग करेंगे। ऐसा ही यहाँ पर है, शी हैज़ बीन इन पॉलिटिक्स ऑल हर लाइफ। वो अपने पूरे जीवन भर, पॉलिटिक्स क्या है, उसका पेशा है, ठीक है ना। और अगर पेशा है, पेशे से अगर उसको रिलेट करना है तो आपको इन का प्रयोग करना चाहिए। ओके, दूसरी चीज़ है एक्टिविटी। देखिए यहाँ पर आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, मैंने ढेर सारा समय खर्च किया, व्यतीत किया। और व्यतीत किया तो किस चीज़ में, इस एक्टिविटी में। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक जेरंड रखा होगा, जब किसी एक्टिविटी की बात होगी तो वहाँ पर जेरंड रखा होगा। तो और जेरंड तो आप तो जानते हैं वो वर्बल नाउन होता है, ठीक है ना। तो नाउन से पहले आपने इन का प्रयोग किया, तो एक ये टाइम और एक ये टाइम क्या है, नाउन है, ये नाउन है, और इन दोनों को रिलेट करने के लिए आपको इन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं, इनको आप अपने दिमाग में रखिए। और ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, यही कॉन्सेप्ट्स आपको अगर दिमाग में रह जाते हैं, अगर इनको आप एक बार अच्छे तरीके से नोटिफाई कर लें और फिर इसको देखते रहें, तो फिर जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ऐसे ही सोचना होता है, यही डिसाइड करना होता है। ये क्या है, एक एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी को रिलेट करने के लिए, किसी दूसरे वर्ड से रिलेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इन का प्रयोग करना चाहिए। ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन शो हो रही है तो ड्यूरेशन, और साथ ही साथ अगर सेंटेंस में फर्स्ट या लास्ट वगैरह कुछ ऐसे शब्द लगे हों या नेगेटिव वर्ड्स हो तो फिर उस ड्यूरेशन के लिए आपको इन का प्रयोग करना चाहिए। ओके, अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कहता है। देखिए, इन द सेंस ऑफ वेयरिंग। जी हाँ, इन का प्रयोग आप लोग करते हैं पहनने के सेंस में, अर्थात वहाँ पर पहनना, वियर, वियर मीन्स क्या होता है, पहनना। तो पहनना नामक शब्द तो नहीं होगा, लेकिन अगर इन का प्रयोग कर दिया जाता है तो ये पहनने की मीनिंग को भी शो करता है। ज़रा देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। द ओल्ड मैन वॉज क्लॉथड इन रैग्स। देखिए यहाँ पर जो रैग्स हैं ये फटे या चिथड़े कपड़े, और क्लॉथड, क्लॉथ का मतलब कपड़े। अब यहाँ पर पहनना नामक जो शब्द है वो कहीं पर नहीं है, लेकिन अगर हम इस इन का प्रयोग कर देते हैं तो ये जो इन है ये इस मीनिंग को कन्वे करने लगता है। इसका क्या मतलब हो गया, वो बूढ़ा आदमी
चिथड़े पहने हुए था। इन रैग्स का मतलब क्या हो गया, चिथड़े पहने हुए था। और क्लियर होगा दूसरे सेंटेंस से। जरा देखिए, हु इज द गर्ल इन ब्लू। अगर यहाँ पर ऐसा सेंटेंस कहा जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, हु इज द गर्ल इन ब्लू का मतलब क्या है कि वो लड़की, कौन सी लड़की, इन ब्लू। इन ब्लू का मतलब क्या है, ये कलर है, एक्चुअली ये कलर नेम है, ठीक है। तो अगर क्लॉथ्स आ जाए, कलर्स आ जाए तो भी वही मतलब होता है, कलर का भी मतलब वही हो जाएगा, नीले कपड़ों में, ठीक है। तो हु इज द गर्ल, वो लड़की कौन सी है, कौन सी लड़की की बात हो रही है, वो लड़की जो नीले कपड़े पहने हुए है। तो इसका मतलब है कि नीले कपड़े पहने हुए वह लड़की कौन है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन का एक मीनिंग होता है वेयरिंग, तो इस सेंस में भी हम इन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, टू इंडिकेट फॉर्म। फॉर्म माने स्वरूप, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, किसी भी चीज़ का जो रूप या स्वरूप होता है उसको हम फॉर्म कहते हैं। शेप मीन्स आकार, आकार को इंडिकेट करने के लिए। अरेंजमेंट, कोई व्यवस्था है उसको इंडिकेट करने के लिए, या कभी कभी तो क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। नीचे वाले कुछ सेंटेंसेस देखिए, टेल द स्टूडेंट्स टू स्टैंड। स्टूडेंट्स को खड़े होने के लिए कहो, ठीक है ना। टेल इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब ये जो स्टूडेंट्स का फॉर्म होगा या शेप होगा वो क्या होगा, इन क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है, कतार, ठीक है ना। तो एक क्यू में खड़े होने के लिए तो क्यू का एक अपना शेप होता है, या आप उसको फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से ये जो क्यू लगा हो या कोई भी फॉर्म या शेप जैसी कोई बात आ जाए तो वहाँ पर ये इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, ये शेप या फॉर्म को या अरेंजमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। भाई क्यू में कोई खड़ा होता है तो एक व्यवस्थित क्रम से खड़ा होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को शो करने के लिए आपको इन का प्रयोग करना चाहिए। और कुछ एग्जांपल्स हैं, प्लांट द फ्लावर्स इन रो। अब देखिए जरा, फ्लावर्स को प्लांट करो, यानी फूलों को प्लांट कर दीजिए। किस तरीके से, इन रोज। रोज माने वही कतारें होती हैं, तो कतारों में, रोज में उनको, तो एक ये व्यवस्था, एक अरेंजमेंट है फूलों को रखने की या प्लांट करने की जो व्यवस्था है वो ऐसी है। तो अरेंजमेंट को शो करता है ये इन। एक और सेंटेंस है, इट इज़ द स्टोरी इन 3 पार्ट्स। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, 3 पार्ट्स, ये एक कहानी है 3 भागों में। अब हिंदी में निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है, ना भी निकले तो भी आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए क्या, कि अगर क्वांटिटीज़ को भी शो किया जा रहा है, ये 3 पार्ट्स है ना, तो ये 3 पार्ट्स की क्वांटिटी है इस स्टोरी। ये स्टोरी की 3 पार्ट्स की क्वांटिटी है। तो अगर किसी ऐसे स्टोरी को या किसी भी ऐसी चीज़ को और उनके पार्ट्स से रिलेट किया जाए तो इनका प्रयोग किया जाएगा। ओके, द गर्ल्स स्टूड अप, खड़ी हो गई, इन ग्रुप्स। ग्रुप्स भी क्या है, एक क्वांटिटी को ही शो करता है। क्लियर। तो इन गर्ल्स को की जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को अगर खड़े होने के संदर्भ में अगर उसको रिलेट करना है तो यहाँ पर आप इन का प्रयोग करेंगे। ओके। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाता है टू इंडिकेट द स्टेट और कंडीशन ऑफ समबडी। तो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की जो स्टेट होती है, स्टेट का मतलब अवस्था होती है, कंडीशन माने कोई स्थिति होती है, तो उस चीज़ को भी इंडिकेट करने के लिए आपको इन का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल्स जरा देखें तो बातें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। सी लिव्स इन पॉवर्टी। अब देखिए जरा, वो रहती है, ठीक, तो रहने की क्या स्टेट है, गरीबी। गरीबी क्या है, एक स्टेट है, किसी भी व्यक्ति की स्टेट को बतलाता है या उसकी कंडीशन को, स्थिति को बतलाता है। तो देखिए जरा, यहाँ पर ये पार्टी क्या चीज़ हो गई, एक स्टेट या कंडीशन को शो कर रही है, किसी व्यक्ति की कंडीशन को शो कर रही है। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पॉवर्टी है ये किससे रिलेट की जा रही है, यहाँ पर लिव्स, यानी रहने की कंडीशन क्या है, ये है। तो किसी भी व्यक्ति की जिंदा रहने की स्थिति या कंडीशन को अगर शो किया जाए, पॉवर्टी हो गया, मतलब गरीबी हो गई, अमीरी हो गई, या किसी भी प्रकार की अगर कंडीशन को यहाँ पर शो किया जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर आप इन का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है, ही इज़ इन पुअर हेल्थ। अब यहाँ पर देख रहे हैं पुअर हेल्थ यानी उसका जो खराब स्वास्थ्य है। तो खराब स्वास्थ्य क्या होती है, एक किसी व्यक्ति की स्टेट होती है।
अब इस स्टेट को इससे रिलेट किया जा रहा है, बड़ी आसानी के साथ आपको इन का प्रयोग करना चाहिए। अब बच्चे लोग यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं अगर किसी दूसरे प्रीपोजिशन को यहाँ पर यूज़ कर दिया जाएगा। अभी तो यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं अब यहाँ पर ये तीसरा वीडियो है, पहले मैंने एट, फिर इसके बाद ऑन और अब इन तीनों को फुल डिटेल कॉन्सेप्ट्स के साथ मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, बतला दिए हैं। अभी एक चल रहा है, अब इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज कराऊंगा जहां पर आप कंफ्यूज होंगे। इतना सब कुछ पढ़ाने के बावजूद भी कंफ्यूज होंगे, तो अब अपने आप को पॉलिश करने के लिए ज़रूरी है कि पहले तो ये 3 वीडियोज़ अच्छे से देख लीजिए, एट, इन और ऑन, इन तीनों पर ये वीडियोस देख लीजिए। फिर इसके बाद इसी एक वीडियो के बाद मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा जहां पर आप कंफ्यूज होंगे कि कहां पर एट का प्रयोग किया जाएगा, कहां पर इन, यानी इनको देखने के बावजूद भी आप कंफ्यूज होंगे, तो वहां पर वो मैटर, वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वास्तव में वहां पर जो कंफ्यूजन की स्थितियां आती हैं वहां पर ये चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर है, देखिए, ही लेफ्ट द ऑफिस, उसने ऑफिस छोड़ दिया इन ए हरी। हरी का मतलब, हरी क्या है? जल्दबाजी। तो जल्दबाजी की ये कंडीशन थी, अवस्था थी, स्टेट थी, इस स्टेट में उसने ऑफिस को छोड़ा है। चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 9, ठीक से समझने का प्रयास करिएगा कि इनका प्रयोग किन चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। देखिए, मीडियम को इंडिकेट करने के लिए, मीडियम का मतलब माध्यम, अभी समझ में आएगा हम किस माध्यम की बात करना चाह रहे हैं। मीन्स साधन, ये साधन किन अर्थों में इसका प्रयोग होगा ज़रा देखिएगा अभी। और जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स के रेफरेंस में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ज़रा एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, अगर ये सेंटेंस लिखा है सी स्पीक्स तमिल, सी स्पीक्स वह बोलती है, तो बोलने का माध्यम है, ये मीडियम है तमिल। तो आप ऐसे मत कहिए ही स्पीक्स इंग्लिश, ऐसा आप न कहिए। देखिए, अगर कोई बोलता है तो बोलने का कौन सा मीडियम है, माध्यम होता है। कोई भी लैंग्वेज आती है ना, तो वो लैंग्वेज एक मीडियम का काम करती है, तो यहाँ पर इन की ज़रूरत है, ठीक है ना। सी स्पीक्स इन तमिल, ओके। अच्छा, अगर ये कहा जाए लेट मी पे कैश, मुझे कैश देने दो, तो कैश क्या है? कैश एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एक्चुअली ये क्या होता है? ये भी एक मीडियम होता है, ये साधन आप इसको मान सकते हैं। हम कैश से दे सकते हैं या हम उसे पेमेंट कर सकते हैं, बाय फ़ोन से हम उसे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये मीन्स है, बाय मीन्स। तो कैश देना, कैश को हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं माने कि पे और कैश। हाँ, रुपीज़ तो क्या है? रुपीज़ क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है। हम रुपीज़ को हम पे करते हैं, हम कैश को पे नहीं करते। कैश तो क्या है? कैश एक मीडियम है हमारा। हम पे कर सकते हैं, किसी को कैश के माध्यम से भी पे कर सकते हैं, या हम किसी को इंटरनेट के थ्रू, यानी वो एक माध्यम बन जाता है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको एक प्रेपोजिशन की ज़रूरत है, और ये कैश एक माध्यम को प्रकट करता है, इसलिए यहाँ पर इन नामक प्रेपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, जब कभी कोई क्रिया होती है और क्रिया के बाद में अगर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो फिर हमें प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर लेट मी पे रुपीज़ अगर यहाँ पर लिखा होता है लेट मी पे 100 रुपीज़, तो ये 100 रुपीज़ मैंने पे क्या किया है? 100 रुपीज़ पे किए हैं, तो ये तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो प्रेपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये कैश एक माध्यम है, इसलिए यहाँ पर इस प्रेपोजिशन की ज़रूरत है। कैश यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, अगला देखिए ज़रा, यहाँ पर राइट इन इंक, राइट लिखो, क्या लिखो? तो स्याही तो लिखी नहीं जाती है भाई, ये भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें यहाँ पर एक प्रेपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखिए, ये इंक क्या है? अब ये एक मटेरियल है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ तो लिखने के साथ में ये जो इंक चल रही है, तो ये इंक क्या है? ये एक मटेरियल है। तो अगर मटेरियल के लिए भी हम यूज़ करते हैं तो हमें इन का प्रयोग करना चाहिए। ओके, सो राइट इन इंक, राइट इन पेंसिल, पेंसिल भी वो भी एक मटेरियल ही है। ओके, अच्छा, प्रिंट दोज वर्ड्स, इन शब्दों को प्रिंट करो। इटैलिक्स, इटैलिक्स का मतलब तिरछे लिखे हुए जो अक्षर होते हैं उनको हम इटैलिक्स बोलते हैं। यहाँ पर भी आप
यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। ओके, अच्छा, अब आगे आइए और अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है टू रेफर टू समथिंग विद रेफरेंस टू। इसको समझने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे तरीके से इस डिस्कशन को सुनने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर आपको बतलाने जा रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की किसी गुण या दोष, यानी अगर एक एडजेक्टिव है, किसी व्यक्ति को क्वालिफाई करने या मॉडिफाई करने वाला कोई एक शब्द रखा हुआ है जिसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं, तो फिर वो एडजेक्टिव किस संदर्भ में है, अगर उस संदर्भ के लिए एक यहाँ पर नाउन रखा हुआ है तो उस नाउन को रिलेट करने के लिए, यानी किसी एडजेक्टिव को उसके नाउन से, उसी को रेफर करने वाले नाउन से अगर रिलेट किया जाएगा तो वहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पर कहा जाए ही इज़ डिफिशियंट, अब ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। अब इस नाउन और एडजेक्टिव को रिलेट करना है तो अब इस रिलेशन को शो करने के लिए, यानी रेफरेंस देने के लिए, हमको किसी भी नाउन का जो उससे रिलेटेड है, उस नाउन का रेफरेंस देने के लिए हमको यहाँ पर इन का प्रयोग करना होता है। ठीक है ना। सो इसका मीनिंग होता है विद रेफरेंस टू। तो यहाँ पर इन का मतलब ये है विद रेफरेंस टू। अब इसी को अगर आप यहाँ पर आप यूज कर लें तो आप कर सकते हैं कैसे, ही इज डिफिशिएंट विद रेफरेंस टू करेज, आप ऐसा भी बोल सकते हैं और उसके स्थान पर आप यहाँ पर इनकम, यानी अगर इसका मतलब कहा जाए कि अगर करेज के संबंध में बात करी जाए तो करेज के मामले में वो है डिफिशिएंट है, ऐसा कुछ कहा जाएगा तो मामले में, यानी वो रेफरेंस होता है किसी भी एक बात का। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, कुमार इज ब्लाइंड। अब यहाँ पर ब्लाइंड है, ब्लाइंड का मतलब अंधा है, दिखाई नहीं पड़ता है। इन द लेफ्ट आई, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, लेफ्ट आई से रिलेशन है ये ब्लाइंड, इस कुमार की ये खासियत है, यानी ये उसका गुण है, एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव है, रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो विद रेफरेंस टू द लेफ्ट आई, यहाँ पर इस ब्लाइंडनेस को रेफर किया जा रहा है, उसकी यानी संबंध उसका जोड़ा जा रहा है, किससे, लेफ्ट आई से जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर एक नाउन है, इन दोनों को रिलेट करने के लिए हमारे पास इन नामक प्रीपोजिशन होता है। अच्छा, अब यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जरा अपना आंसर ड्रॉप करिएगा कमेंट बॉक्स में। कुमार इज ब्लाइंड अगर कहा जाए, इन वन आई अगर कहा जाए तो इन आएगा। अब अगर यहीं पर अगर कह दिया जाए कुमार इज ब्लाइंड और यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आएगा, अब आप बताइएगा। अगर यहाँ पर कह दिया जाए बोथ आइज, यहाँ पर वन या लेफ्ट आई कहा गया है तो इनका प्रयोग किया गया। अब जरा आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करिए या अपने नॉलेज का प्रयोग करिए और फिर बताइए, अगर यहाँ पर बोथ लिखा हो, बोथ आइज लिखा हो तो यहाँ पर कौन, ये इन ही आएगा या कोई दूसरा प्रीपोजिशन आएगा, जरा मुझको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस है, माई बेडरूम इज़ 25 फीट, ये भी देखिए, ये भी एक क्या है, एडजेक्टिव ही है, मेरे बेडरूम के बारे में कुछ बतला रहा है। और लेंथ, तो फीट का रेफरेंस किससे होगा, यानी फीट का संबंध किससे होगा, यानी फीट ये एक माप है, लंबाई से होगा, तो इसकी लंबाई को रेफर करने के लिए इन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही ये सेंटेंस है, इंडिया इज़ रिच, ये भी एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को अगर हमें किसी को रेफर करना है किसी चीज़ से, किस चीज़ में वो रिच है, तो उसका अगर रेफरेंस देना है तो उस जो भी वो मिनरल्स में हो या किसी भी चीज़ में अगर रिच है वो, तो जो भी आप रेफ़र करेंगे तो उस रेफरेंस को शो करने के लिए आपको इन का प्रयोग करना होगा। ओके, अच्छा, अब आइए अगली बात पर, टू इंडिकेट रेशियो। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको इनको दिमाग में रखना चाहिए। क्या है, जैसे एक सेंटेंस है, इट वॉज टैक्सड एट द रेट ऑफ 6 पैसे इन द रुपी, यानी रुपी में अगर कहा जाए तो रुपए में 6 पैसे का रेशियो लिया गया, तो रेशियो को शो करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अगली चीज़ है टू इंडिकेट मूवमेंट। वैसे तो इनका प्रयोग हम बिल्कुल स्थिर अवस्था में किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को बतलाने के लिए करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस में इन मोशन को भी प्रकट करता है। देखिए जरा, यहाँ पर एक आध सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं मूवमेंट को शो करने के लिए। द ट्रेन और मोशन, मोशन क्या होती है, गति, ठीक है ना। तो ट्रेन की
और गति मतलब यहाँ पर मोशन है, तो ट्रेन को मोशन में दिखाने के लिए आपको इन का प्रयोग करना चाहिए। आप और कुछ नहीं कर सकते, द ट्रेन वॉज ऑन मोशन, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो आपको ये देखना होगा कि वैसे तो इन एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो एक स्थिर अवस्था में किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को शो करता है, बट समटाइम्स दिस कैन ऑल्सो एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ मोशन, यानी मूवमेंट को भी शो कर सकता है। तो यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे, द ट्रेन वॉज इन मोशन, द ट्रेन वॉज इन फुल स्पीड। फुल स्पीड क्या है, स्पीड भी मोशन को शो कर रहा है, वहाँ पर भी इन का प्रयोग करेंगे। जैसे थ्रो इट, इसे फेंक दो, कहाँ, स्ट्रीट में, ठीक। तो इन नामक जो शब्द है ये थ्रो क्या होता है, ये भी एक मोशन को शो करने वाला है। तो इस चीज़ को, यानी ये चीज़ जो भी फेंकी गई है ये मोशन में है, तो इस चीज़ को रिलेट करने के लिए कभी कभी इनका प्रयोग स्पेशल अर्थों में मोशन को शो करने के लिए भी किया जाता है। अब मैं आपको एक लास्ट चीज़, खास एक बात बतलाना चाहता हूँ यहाँ पर, और वो ये है, ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा अगर सेंटेंस लिखा हो, ठीक है, और छोटा कोई व्हीकल रखा हो, छोटा कोई व्हीकल का मतलब जैसे कार हो गई, जीप हो गई, टैक्सी हो गई, ये छोटे ऐसे वाहन हैं जिन पर टहला घूमा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। ये छोटे वाहन होते हैं, यहाँ पर बैठ जाता है व्यक्ति और वो इनसाइड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब इनसाइड की बात आती है, अगर हिंदी में इसका मीनिंग निकालते हैं तो ऐसा सेंटेंस निकलता है, ही गोज़ टू कॉलेज बाई अ कार, यहाँ पर बाई अ कार होना चाहिए या इन ए कार होना चाहिए। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रा बतलाइएगा कि यहाँ पर बाई कब लगेगा। बाई भी लगता है, लेकिन यहाँ पर तो इन ही लगेगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, इन लगता है कब, जब कोई पजेसिव एडजेक्टिव रखा हो, यानी यहाँ पर इन के बाद अगर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव रखा हो, जैसे यहाँ पर हिज रखा हो, ठीक है ना, इन हिज कार, अब ये आर्टिकल ना हो, अगर ये हिज पजेसिव एडजेक्टिव रखा हो या कोई आर्टिकल रखा हो, यहाँ पर आर्टिकल मैंने लिखा है, अगर यहाँ पर ए कार लिखा है तो ये क्या है, आर्टिकल हो गया, ए एंड द, ये आर्टिकल्स होते हैं। अगर आर्टिकल रखा हुआ है, छोटा कोई व्हीकल है अगर, तो फिर उसके पहले इन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई, अब गई जीप में गई है, जीप से गई, क्या आप लगाएंगे, बाई अ जीप या फिर इन हर जीप। अगर यहाँ पजेसिव ले आए, पजेसिव एडजेक्टिव ले आए तो हर हो जाएगा, हर। तो अब आप यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, तो मैं आपको दो चीज़ें तो यही बतला देता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा है, जैसे हर लगा है, या कोई एक आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ पर ए लगा हुआ है, ठीक है ना, आर्टिकल लगा है, तो आप यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे, किसका, इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब आपको मुझे बतलाना है कि यहाँ पर बाई का प्रयोग कब होगा, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब यहाँ पर हम बाई का प्रयोग करेंगे। जब आप यहाँ पर इन नहीं बाई का प्रयोग करेंगे, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी। एक और कंडीशन जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बतला चुका हूँ कि यहाँ पर ऑन का प्रयोग भी किया जाएगा, तो ऑन का प्रयोग यहाँ पर कब किया जाएगा, ज़रा ये आप मुझको नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इस वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।